ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन किस तरह होगी और ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियली, इसको हम लोग गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले तो आप समझो कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर, ये किस तरह का टू लिखा हुआ है, टू और मोर देन टू मेटल्स इज़ कॉल्ड एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स आर कॉल्ड एलॉय फॉर्मेशन। अब हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब एलॉय फॉर्मेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों करते हैं या किस वजह से करते हैं, क्या चीज़ उनको फेवर करती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था ना, अभी भी पढ़ा बिल्कुल, एटॉमिक साइज़ जब हम लोग पढ़े थे तो मैंने कहा था कि एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक साइजेस के ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं बहुत थोड़ी सी वेरिएशन शो करते हैं एटॉमिक नंबर में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो माइन्यूट वेरिएशंस, ये बात हमने की थी जब हम लोग एटॉमिक साइज़ पढ़े थे। तो इसका फ़ायदा क्या होता है एलॉय फॉर्मेशन में? देखो स्मॉल साइज़ है इनका, तो क्या होगा, तो ये इजीली रिप्लेस कर लेंगे दूसरे एटम को और मिक्सचर बना लेंगे। ये बेसिकली एलॉय मिक्सचर है ना। क्या होगा कि ये इतना स्मॉल साइज़ है, या फिर आप कहो कि इनकी इतनी स्मॉल वेरिएशन है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट से साइज़ के अकॉर्डिंगली इतना थोड़ा सा वेरी करता है कि वो इजीली उसकी जगह को रिप्लेस कर सकता है किसी भी लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में। तो फिर इस तरह हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है एलॉय फॉर्मेशन में। अच्छा देखो, एलॉय स्टील्स क्या होते हैं? आयरन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय क्रोमियम, मैग्नीज एंड निकल। एक आयरन था ना हमारे पास, उसको कौन कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है? क्रोमियम, मैग्नीज, निकल। ठीक है, तो इधर ये बात हो रही है स्टील की। स्टील क्या होती है? स्टील की बात हो रही है कि आयरन के साथ क्रोमियम, मैग्नीज और निकल, ये लोग सब्स्टिट्यूट हो जाएं तो हमारे पास स्टील की फॉर्मेशन होती है। स्टील खुद एक एलॉय है। अच्छा, ब्रास, ब्रोंज एंड कोइनेज आर बेस्ट एलॉयज। अब बेस्ट किस तरह है आप देखेंगे, बेस्ट इस तरह ये है कि इनकी प्रोडक्ट हाई यील्ड होती है। दूसरी बात ये एंटी क्रोसिव होते हैं, और दूसरी बात ये कह लें कि आप ये इजी टू प्रिपेयर होंगे, या फिर इनके प्रोडक्ट हाई यील्ड होगी, चीपर टू प्रिपेयर होंगे। ये बातें हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलॉय की। एलॉयज़ हम बनाते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है हमें एलॉयज़ बनाने की और इसको यूज़ करने की। तो एलॉयज़ में क्या बेसिकली इम्प्योरिटी आ गई ना। एक तो प्योर चीज़ थी, एक प्योर आयरन पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने उसके अंदर पकड़ के क्रोमियम को, मैग्नीज को रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करवा दिया, इम्प्योरिटी आ गई। तो प्योर आयरन तो बहुत महंगा था, अब मेरे पास आ गई सब्स्टिट्यूटेड थिंग आ गई, तो वो कंपैरेटिवली चीपर होगा। स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसके अंदर इसकी भी है। देखो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि देखो क्रिस्टल लैटिस में कोई फ़र्क नहीं आया। लैटिस बना हुआ था, बस वहाँ से क्रोमियम आया जिसकी बस थोड़ी सी ही साइज़ में फ़र्क था आयरन से, और आके उसने रिप्लेस कर ली आयरन की जगह। उसके बाद ये ड्यूरेबल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनकी, बेटर कंडक्टर। अच्छा, नॉन कंडक्टर भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे कंडक्ट ही करवाएँ। उसके अलावा देखो ये है एंटी क्रोसिव। कौन एलॉयज़ होते हैं, एक सेकंड इसको चेंज करके लिखते हैं। एलॉयज़ आर एंटी क्रोसिव। तो और प्योर मेटल्स क्या होते हैं? करोड इजीली। करोड कब करता है? जब आप एटमॉस्फेयर में रखो और वो विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए। लेकिन एलॉयज़ क्या होते हैं? एंटी क्रोसिव। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए भी हम एलॉयज़ को यूज़, मतलब देखें अब आपने कोई मशीन ली है और उसको आउटडोर में रखा हुआ है, उसमें आप एलॉयज़ यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल, तो आपको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एक तो सबसे पहले वो चीपर है, दूसरी बात करोड भी नहीं हो रहा, उसके बाद ड्यूरेबल है, उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट भी। देखो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट भी कितनी है, मतलब वो कोई भी मोटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो कितनी काफ़ी देर बाद जलेगी अगर जलना हो, मतलब उसको काफ़ी हीट चाहिए ना जलने के लिए, ख़राब होने के लिए, मेल्ट होने के लिए। अच्छा, ये मेरे पास थोड़ी सी एग्जांपल्स है एलॉय की। जो ब्रास होता है ना, उसके अंदर कॉपर की परसेंटेज है, ये तो बताना ही ना आपको कि कॉपर से और जिंक से बना हुआ है ब्रास। ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ है ये।
कॉपर 60 to 80% है इसके अंदर, जिंक 20 to 40% है। किस में यूज़ होता है? लॉक्स में यूज़ होता है, कीस में यूज़ होता है, आर्ट में, ज्वेलरी में, वाटर टैप्स, पाइप्स, डोर, हैंडल्स, ये सब आपने बातें सुनी होगी। ब्रास तो बहुत कॉमन है, ब्रोंज तो सबसे ही कॉमन है। याद करने वाली चीज़ ना, ये भी याद करने वाली चीज़ है, लेकिन ये भी याद करने वाली चीज़ है। कॉपर से और टिन से बना हुआ है, ठीक है। आपने बेजिस मेडल्स तो होते हैं ना, ब्रोंज मेडल, बेजिस और फिर कोइंस। नाइक्रोम, Ni और Cr तो याद करना इसके लिए बहुत आसान है। नाइक्रोम बस आयरन आपने ऊपर से डाल देनी है अपनी तरफ से। 60% नाइक्रोम है, 15% क्रोमियम है और आयरन इसमें है 25%। ये इलेक्ट्रिकल हीटर के तौर पे यूज़ होते हैं। इसके अलावा फिलामेंट, फर्नेस और फिलामेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। एक और प्रॉपर्टी है, वो है बाइंडिंग एनर्जी। अब शुरू में ही बात हो गई थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक तो बहुत टफ है, दूसरा दे आर मेरिएबल एंड डक्टाइल। मेरिएबल एंड डक्टाइल के बारे में पढ़ा था ना कि आप हैमर करो तो कंप्रेस हो जाए मगर टूटे ना, और डक्टाइल्स बताया था कि वाइल्स फॉर्मेशन जिससे हो सके। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये क्यों है? ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी। अब बात है कि इतने ज़्यादा टफ हैं, क्यों इतने सख्त किस्म के मेटल्स हैं, क्या ही प्रॉपर्टी है ऐसी इनकी जो ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करें? तो देखो, इनमें है कि इनमें दो तरह के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं ओवरलैपिंग में। एक तो एस ऑर्बिटल, दूसरा हाफ फिर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो ये रीज़न है कि टफनेस की, इनकी कह लो इनकी हार्डनेस की। अच्छा, वेरिएशन सुन लो। बाइंडिंग एनर्जी, एक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की वेरिएशन भी है अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप। बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब सुनो। अब देखो, बाइंडिंग एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक एटम एलिमेंट जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा और उसकी हार्डनेस वो भी उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। अब देखो, बाइंडिंग एनर्जी गो ऑन इंक्रीजिंग अप टू क्रोमियम, आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज होगा यहाँ पे अप टू ग्रुप 5b एंड 6b। अब देखो क्या कह रहे हैं कि 6b तक तो इंक्रीज़ कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद जो है, जब तक मतलब आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या दोबारा सुनो, जब तक आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं उस ग्रुप तक तो जो सी सीरीज़ है ना, किसी भी सीरीज़ की बात कर लो आप, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप तक तो आपके पास इम्प्रूव करेगा वो, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हुए, बाइंडिंग एनर्जी में भी एज़ यूजुअल डिक्रीज आना शुरू हो गया। अच्छा, अब ना इसको ना किसी और कलर से हाईलाइट करके लिखते हैं जो मेजर पॉइंट्स हम पढ़ना चाह रहे हैं इसके। मैं कह रही हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी ग्रुप 5b से भी 5b और 6b तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे होते हैं 5b और 6b तक। लेकिन जैसे 5b और 6b पहुंचा, वैसे ही ना पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। सॉरी ये बात तो और लिखी हुई है, सही बात लिखी हुई थी। यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अप टू ग्रुप 5। मैंने आगे देखा ही नहीं, सॉरी, ये बात ठीक लिखी हुई है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अप टू ग्रुप 5b एंड 6b। ये इसकी रीज़न है, ठीक है ना, कि बाइंडिंग एनर्जी क्यों इंक्रीज़ कर रही है 5b और 6b तक। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं। और हमने बोला कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ज़्यादा। अब 5b और 6b तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे तो बाइंडिंग एनर्जी ने भी कहा मैं भी बढ़ जाती हूँ। उसके बाद जो है ना पेयरिंग होना शुरू हो गई इलेक्ट्रॉन्स की एलिमेंट्स में, तो पेयरिंग होना शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ने डिक्रीज होना शुरू हो गया। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम 0 एट 2b। कौन से होते हैं? जिंक, ये अब तो याद हो ही रहेंगे, जितनी दफ़ा हमने रिपीट कर दी ना पूरे लेक्चर में। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 2b है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2b तक पहुँचते
ज़ीरो हो जाते हैं, यानी बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल मिनिमम होती है इन तीनों की। अच्छा, अब आ जाओ अगली प्रॉपर्टी की तरफ, वो है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं, फेरो भी मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं, डाई मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। अब देखो होता क्या है, पैरामैग्नेटिक, ये जो मैंने बिल्कुल चंक्स लिखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल माइनर से पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखोगे आपको बात समझ आ जाएगी, उसके बाद आपने बुक रीड कर लेनी है। ये बातें ना MCQ सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में क्या है कि कंपाउंड अट्रैक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं कौन से, कि जब फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो फिर ये अट्रैक्ट होना शुरू हो गए उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, इनको आप बोलते हो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल आनी चाहिए Mn+2 Fe+2। इसके अलावा अगर बुक में एग्जांपल्स हैं तो आपको भी आनी चाहिए। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करेंगे जिनके पास, इसको क्या बोला था हमने, जब D1 से 9 होगा तो पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होगा, तो जिनके पास जो पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हमारे पास शो करेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक तो हमने बता दिया कि अ कंपाउंड अट्रैक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी बात ये कि डिपेंड्स अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो टिपिकल, जो स्ट्रिक्टली करेक्टरिस्टिक फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो क्या मैं गलत बात करूँगी? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात करूँगी। क्यों? क्योंकि देखो डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उनकी शर्त ये है कि उनके पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, Mn+2 Fe+2 इसकी एग्जांपल है, आनी चाहिए। दूसरी बात है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? विच कैन बी मैग्नेटाइज। आप उनको दो पोल्स के दरमियान रखो, बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखो, तो ये क्या करेंगे? मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता था पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल फीकू नीकू कॉपर का मुझे इस वक्त आइडिया नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा कि वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है कि नहीं करता, लेकिन ये आयरन कोबाल्ट निकल का तो पक्का है कि ये करता है। F से फेरो और F से फीको नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या मैंने बोला कि एक तो ये कि ये मैग्नेट बन जाएंगे अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। दूसरी बात कि ये मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है, यानी ज़्यादा सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब भी हमारे पास फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद है डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डाई मैग्नेटिक D=0 एंड D=10। जब ये वाली होगी ना हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, तब डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी। अच्छा, डाई मैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड।